नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस दगा दे रहा दिल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह की जो घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, वो घटनाएं हैं दिल से जुड़ी, यानी कि हार्ट अटैक की, हृदय गति रुकने की, या फिर इससे संबंधित अन्य घटनाएं। हमने देखा कि बीते कल किस तरह से एक 18 साल के बच्चे की कोचिंग में पढ़ते वक्त हृदय गति रुकने से, दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हुई, उसका निधन हुआ। दूसरी तरफ एक स्कूली बस को ले जाते वक्त जो चालक था, ड्राइवर थे, उनको भी अटैक आया। हालांकि बस उन्होंने रोक ली, लेकिन उनका भी हृदय गति रुकने से निधन हुआ। ऐसे तमाम सारे जो मामले हैं रोज ही कहीं ना कहीं से आते हैं, और ऐसे में एक बड़ा सवाल कि आखिर इस तरह की जो चीज़ें, इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, आखिर उसकी वजह क्या है? क्या हमारी जीवन शैली, या कहें कि जिस तरह से अनहेल्दी खान पान, ज़्यादा तनाव, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये तमाम सारी चीज़ें। लेकिन इन सब के बीच जब कम उम्र के बच्चे इस तरह की बीमारी के शिकार होकर उनकी मौत हो रही है, तो ये और चिंतनीय हो जाता है कि आखिर जो दिल है वो इस तरह से दगा क्यों दे रहा है। आखिर कौन से एक ऐसे कारक और कारण हैं जिस वजह से इस तरह के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। हमने तमाम सारी चीज़ें आए दिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी शादी समारोह में डांस करते वक्त किसी की मौत हो गई। हमने ऐसे ही घटनाएं भी देखी हैं कि कहीं ना कहीं कोई अन्य तरह का कार्यक्रम है, धार्मिक आयोजन है, उसमें जिस तरह से भजन मौज मस्ती उसमें है, उसमें भी कहीं ना कहीं हृदय गति रुकने से जिस तरह से मौत हुई। तो तमाम सारी चीज़ें हैं और जो लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर दिल जो है वो दगा क्यों दे रहा है। इस तरह के जो अटैक है, इस तरह के मामले आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। खास विशेषज्ञ के साथ, अपनी डॉक्टर्स टीम के साथ वो जानने की कोशिश करेंगे और फिर किस तरह से इस तरह की चीज़ों से हम बच सकते हैं। सीधे पैनल के पास चलेंगे। तो हमारे साथ में डॉक्टर शाहवर खान साहब, मेडिकल स्पेशलिस्ट, जेपी अस्पताल भोपाल, जुड़ रहे हैं। स्वागत करूंगा खान साहब आपका। हमारे साथ में है कृष्णा श्रीवास्तव जी, कार्डियोलॉजिस्ट, एम्स भोपाल। कृष्णा जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहले कृष्णा जी, मैं आपके पास ही आता हूं कि जिसका जिक्र मैंने किया, और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं कि आए दिन जो इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है। हमने कल भी देखा कि इंदौर में जिस तरह से इस तरह की एक 18 साल का कोचिंग में जिस तरह से एक छात्र, एक स्टूडेंट का हृदय गति रुकने से उसकी मौत हुई, एक स्कूली बस के जो ड्राइवर थे उनकी जिस तरह से मौत हुई, या इस तरह के लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। क्या चीजें हैं सर, ऐसी क्या वजह है कि इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं? नमस्कार सक्सेना जी। ये आपने बहुत जरूरी बात बोली कि ये मामले अभी बढ़ना ज्यादा चालू हो गए। लास्ट के एक दशक से जैसे हम लोग ऑनगोइंग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब से हम लोगों ने देखा है कि जो एज है, अपने आप एज का जो रेंज है वो कम होता जा रहा है जी। जो पहले जो चीज हम 40 प्लस में हम लोग बोला करते थे कि 40 के ऊपर ये प्रॉब्लम होती है, वो आप इजीली हम लोग ये मान के चलते हैं कि 20 प्लस में हम लोग ये चीज सस्पेक्ट कर सकते हैं कि चेस्ट पेन है, हार्ट अटैक हो सकता है। जी। हम लोग पहले ये नहीं सोचा करते थे। डाइट और जो हमारे जेनेटिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा
जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो उसका फैक्टर है, और कोविड के बाद से स्पेशली ये चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई हैं, क्योंकि कोविड में बहुत हेल्दी लोग भी अफेक्टेड हुए हैं, और प्लेटलेट जो डिसफंक्शन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हुआ है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के मामले उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गए। जी चलिए, मैं सीधे डॉक्टर शाहवर खान साहब के पास में आता हूं। शाहवर खान साहब, किस तरह से आप किस एंगल से देखते हैं सारी चीजों को? जैसा सर ने बताया, मैंने देखा है कि देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोपोर्शंस। पहले जो है पेशेंट्स 40-45 प्लस 50 एज में हमारे पास आते थे, जो कि चेस्ट सिम्टम्स के साथ में आते थे। नाउ देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट, यंग पेशेंट, स्पेशली आफ्टर कोविड। कोविड इम्पेयर्ड द कोगुलेशन प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट्स। यहाँ पे हमें देखा गया कि कोगुलेशन प्रोफाइल काफी डिस्टर्ब हुआ लोगों का, जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, and there is also increase in the number of diabetic patients in the recent past. Somewhere there is a spike because of COVID, and there is also the effect of urbanization and the change in the dietary pattern and the underlying stress factors. जी सर। सर ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से there is increase in the number of cardiac patients. चले, मैं एक बार फिर किसला श्रीवास्तव जी के पास में आता हूं। किसला श्रीवास्तव जी, क्या जिस तरह की जो चीजें, क्योंकि एक सडनली सारा कुछ हो रहा है, क्या किसी तरह का ये मान लिया इस ऐसे केसेस में किसी तरीके का इंडिकेशन भी होता है, इंडिकेट होता है व्यक्ति की नहीं इस तरह की चीजें हैं, अगर उस समय सतर्कता बरत ली जाए या उसको समझ लिया जाए तो ऐसी चीजों से बच सकते हैं? मुझे लगता है दो चीजें बहुत जरूरी हैं जी। एक, 90% ऑफ टाइम्स जब लोग बोलते हैं कि भाई अचानक हुआ, अचानक नहीं होता है, हमेशा कोई ना कोई वार्निंग साइन होता है जी। कभी न कभी कोई चेस्ट पेन, कोई घबराहट, कोई अनयूजुअल सिम्टम्स जो आपको इस चीज के लिए बोलते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस टाइम हम लोग आमतौर पे मान के चलते हैं कि एज कम है, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही घबराहट हो रही होगी, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, आप इग्नोर कर देते हैं। कल तक तो वो बात ठीक थी, लेकिन आई थिंक आज के टाइम में वो चीज बहुत जरूरी है कि चाहे कोई भी सिम्टम लगे आपको, थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा हो कि कुछ हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, चेस्ट पेन हल्का हो सकता है, घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, कभी अनयूजुअल सांस फूलना ऐसा हो सकता है बीच में, तो हम उस चीज को इवेल्युएट करा लें कि क्या ये कोई प्रिकर्सर सिम्टम तो नहीं है, क्या ये कोई वार्निंग साइन तो नहीं है कि आने वाली कोई आपत्ति हो उसके पहले हम लोगों को पता चल जाए कि ये चीज होने वाली है, ताकि हम लोग उसकी एक्शन ले सकें। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने बताया कि अभी जो आपने वीडियो बताया था जिसमें वो बच्चा जो है वो कोलैप्स हो गया कोचिंग में, तो आई थिंक वो उसकी जान बच सकती थी अगर आसपास के जितने भी बच्चे बैठे थे उसमें से किसी को भी एक प्रॉपर सीपीआर आता जी। तो ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। लेकिन जिस तरह से ये कल का जिस तरह से जिसका जिक्र या जो विजुअल हम दिखा रहे थे उस कोचिंग का, ऐसे तमाम सारे मामले लगातार आ रहे हैं, तो क्या जिस तरह से बच्चों में ये चीज़ है, ठीक है, एक जिस तरह से आपने कहा कि एक एज के बाद कहीं ना कहीं चाहे हम ब्लॉकेज मान लें या दूसरी चीज़ें रहें, इसके चलते तमाम सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन बच्चे में 15 साल का बच्चा, 16 साल का, 18 साल का बच्चा, सर ये क्या वजह हो सकती है इनकी कि बच्चे इस तरह से उनकी मौत हो रही है अटैक से? जब बहुत यंग एज में प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने जो स्टडीज की है पहले, तो उसमें मैंने सबसे जो लोएस्ट एज देखी है वो 16 इयर्स देखी है जी। 16 साल की उम्र में जी। लेकिन आमतौर पे अगर इतनी एज में हम लोग जाते हैं तो चांसेस इस बात के रहते हैं कोई नसों में बनावट में खराबी होती है, जो कंजेनाइटल डिजीज होती है जी। वो उसकी वजह से होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं 20, 21, 22, तो डिस्लिपिडीमिया, जो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, जेनेटिक इश्यूज, कुछ हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, जैसे अभी हाइपर होमोसिस्टीनीमिया हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में देख रहे हैं, जो मैंने आपसे 6 साल पहले कुछ एक स्टडी की थी, तो आई सॉ, मुझे उसमें देखा था मैंने कि हाइपर होमोसिस्टीनीमिया इतना प्रोमिनेंट नहीं था, जो आज जो मुझे ऑलमोस्ट जितने यंग एमआई वाले पेशेंट भी मेरे पास आ रहे हैं लगभग सब में मुझे मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा उसको और थोड़ा स्टडी करने वाला हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है फैक्टर चेंज हो रहे हैं और सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है। सर मैं से डॉक्टर शाहवर खान साहब के पास में आता हूं। डॉक्टर शाहवर खान साहब, क्या
कहीं ना कहीं जिस तरह से डॉक्टर किसला जी ने भी इसका जिक्र किया कि बहुत चर्चा अब इस बात को लेकर हो रही है कि जिस तरह की ये जो मामले बढ़ रहे हैं, जब कोरोना के बाद ये मामले बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट लोगों में है। क्योंकि चाहे हम बात की जाए उसके बाद डोजेस की हम बात कर लें, या कोरोना काल में जो ट्रीटमेंट चला है, क्या उसका असर भी कह सकते हैं कि उसका असर भी कहीं ना कहीं है? यही कारण है कि इस तरह की चीज़ें बढ़ रही हैं। हाँ सर, डेफिनेटली मैं सर के साथ एग्री करता हूँ कि कोविड के बाद में देयर इज इंक्रीज इन द इंसिडेंस इन द कार्डियक पेशेंट्स। सर कोविड वायरस ने, अगर हम इनिशियली अगर उसका पैथोलॉजी देखेंगे तो उसने हमारा कोगुलेशन प्रोफाइल को अफेक्ट किया है। तो अगर मॉर्टेलिटी भी अगर हम देखते थे कि जो कोविड पेशेंट्स में हो रही थी, वो द मेन रीजन इज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। So it is again a hypercoagulable state. So definitely there is an increase in the risk after COVID. जो लोग कोविड से पीड़ित हुए और उस दौरान में जिनको सीवियरिटी ज्यादा रही, तो देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम्स. Also sir, there is increase in the number of CVT and increase in the number of pulmonary thromboembolism, insidious onset of DVT. Patient is having no any other symptoms but directly present, young patient presented with DVT. So definitely there is an increase in the coagulation disorders after COVID. क्या डॉक्टर साहब कि ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से जो मौसम है, जो सीजन है, और जिस तरह से एकदम सर्दी बढ़ी, कहीं ना कहीं ये भी एक कारक है इन सब के बीच में। मान लिया जाए कि इस सीजन में, विंटर सीजन में जब सर्दी उस पर है, तो तमाम सारी चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं। सर डेफिनेटली हमारा जो वेदर है वो हमको अफेक्ट करता है सर। और पहले भी ऐसा देखा गया है कि सर विंटर सीजन में जैसे स्पाइक होता है, हमारे विंटर्स में टेम्परेचर डाउन होता है, तो देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस, चाहे वो हम सीवी हो, इंफार्क्ट के हों, या फिर हमारे कार्डियक पेशेंट्स हो, तो सर वहाँ पे इंक्रीज नंबर होता है। बट आफ्टर कोविड देयर इज ट्रिमेंडस इंक्रीज एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। चलिए डॉक्टर किसला जी, जिस तरह से क्या हम बात करते हैं, जिस तरह की लाइफ स्टाइल है, और जब बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जिस तरह से लाइफ स्टाइल हुई है, जिस तरह से खान पान हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एक तरह से जिस तरह से खान पान बदला, लेकिन उस हिसाब से जो एक एक्सरसाइज वो नहीं है, व्यायाम नहीं है, साथ में कहीं ना कहीं एक पढ़ाई का स्ट्रेस भी है। हम उस विजुअल की बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कोचिंग में तमाम सारे बच्चे बैठे हैं, और वो स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, तो ये जो स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बन रहा है सर। नहीं, डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो जैसे खाने पीने का है, तो मुझे लग रहा है कि जो जितना आज बच्चे जो अनहेल्दी खाते हैं, उतना पहले नहीं खाते थे। जो फ्राइड चीजों का जो प्रचलन है, और जिस तरह का ऑयल हमारे टाइम पहले यूज होता था, आई थिंक 10 इयर्स बैक या 20 इयर्स बैक, तो आज की डेट में वही ऑयल को कम से कम 50 बार रीयूज कर लिया जाता है। कहीं पर भी जाते हैं, समोसे, कचौड़ी और ये मोमोज और ये सब चीजें जो मिलती हैं, और इसमें ट्रांस फैट इतनी ज्यादा अमाउंट में होता है जो बॉडी में ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होता है। मैंने लिटरली ट्रांस फैट की वजह से लोगों को बहुत सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होते देखा है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जो फ्राइड चीजें हैं एब्सोल्युटली अवॉइड करें, यंग एज से अवॉइड करें। अगर फ्राइड यूज करना हो, घर में जो आपकी मदर बनाएंगी, जो एक सिंगल यूज में अगर बना लेते हैं, या फिर घी में जो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, वो भी चलेगा। लेकिन बाहर का फ्राई, मल्टीपल रीहीटिंग ऑफ ऑयल अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने किसला जी से बात की लाइफ स्टाइल को लेकर, खान पान को लेकर, क्या जो बात आती है कि कहीं ना कहीं हम जो जंक फूड की बात आती है, बाजार का जिस तरह से बच्चे ज़्यादा खाते हैं, लेकिन घर में भी अगर हम बात करें, ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो आप रेगुलर ही एक ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको हर 15 दिन में या 10 दिन में उसको बदल के चेंज कर देना चाहिए, दूसरा ऑयल यूज करना चाहिए। ये भी एक मान सकते हैं सर कि एक बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए ये चेंज जरूरी है। सर रिपीटेड यूज ऑफ सेम ऑयल हमें नहीं करना है। जैसे हम हलवाई की दुकान पर देखते हैं सर कि वो एक ही तरह के जो तेल में बार बार समोसे फ्राई कर रहे हैं,
या फिर कचौड़ी तल रहे हैं, तो वो उन सब चीज़ों को हमको अवॉइड करना है सर। चेंज ऑफ ऑयल से मुझे नहीं लगता सर कि बहुत ज़्यादा हमको अंतर लगेगा। हाँ, हमें क्वालिटी ऑफ ऑयल जो है वो बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करना चाहिए और जिसमें ट्रांस फैट्स कम हो, और अननेसेसरी जंक फूड को लेना सर, क्योंकि आजकल का जिस तरह का लाइफ स्टाइल है सर, 13-14 आवर्स आपकी सिर्फ सेटिंग रहती है। आप 6-7 आवर्स स्कूल में बिता रहे हैं, फिर नेक्स्ट 6-7 आवर्स आप कोचिंग में जा रहे हैं, और आप जिस तरह से अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ है सर, उसमें हमें डेफिनेटली जो ट्रांस फैट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सर और जंक फूड हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये अगर क्या एक खान पान है एक तरफ, वो दूसरी तरफ स्ट्रेस है, किसको ज़्यादा घातक मान लिया जाए कि नहीं जो लाइफ स्टाइल है, खान पान, या जो बढ़ता हुआ स्ट्रेस है ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा घातक है ये किसी के लिए भी, किसी एज के लिए भी? एनी एज के लिए स्ट्रेस इज मोर डेंजरस देन कंपैरेटिव टू लाइफ अदर थिंग्स। स्ट्रेस इज द sole reason. Sometimes it is the only reason when you see the patient cardiac, he has good body build-up, not obese, doing regularly gym and other exercises, but he is having full control of food, but somehow he present with chest pain. So definitely there is a sole reason. I say sole reason maybe sometimes stress only. चलिए किसले जी, अगर क्या जिस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, क्या अभी से ये कहते थे कि जब बच्चे हैं ठीक है उनको कौन सी वो है, वो तमाम सारी उनकी एक उम्र होती है कि किसी तरह का इफेक्ट उन पर नहीं आता। हम आज जब बात करते हैं ओल्ड एज में कि कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, तमाम सारी चीज़ें, लेकिन बच्चे में जिस तरह की इस चीज़ें हो रही हैं, क्या कहीं ना कहीं एक रेगुलर चेकअप की सबके लिए, चाहे वो बच्चे हों या किसी भी एज ग्रुप के हैं, एक रेगुलर चेकअप की अब ज़रूरत इस समय बदलते हुए परिवेश में, बदलते हुए समय में है सर? मुझे लगता है कि एक एज के बाद में, जैसे हम लोग बोलते हैं 40+ में, तो हम लोग रूटीनली एडवाइस करते हैं टीएमटी और वो सब टेस्ट करने का। पर मुझे लगता है कि 17-18 ईयर्स की एज में कोई इको स्क्रीनिंग या सिंपल और एक ईसीजी, दो चीजें कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर थोड़ा सा सेफर साइड रहना है तो कुछ कंजेनिटल डिजीजेस और चैनलोपैथीज होती है जिसमें अरिथमिया होने का खतरा रहता है। जैसे वो आपने बताया जो से वो बच्चा था, तो हो सकता है वो हार्ट अटैक नहीं था, पर दिल की धड़कन अनियमित होने की वजह से उसको एक तरीके से बोले कि कार्डिक अरेस्ट हुआ। तो वो दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। वो चैनलोपैथीज होती हैं, बिना एक्सर्शन के अचानक से भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको ईसीजी से आप कई बार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉर्मल ईसीजी करा के। आपको उसके लिए किसी की जान बचाने का बहुत इजी तरीका है वो, मुझे लगता है। तो मुझे लगता है सर, अगर ऐसे में जब ऐसी चीजें हैं, अब वो जब समय है, तो कहीं ना कहीं ये एडवाइस हमें लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस के लिए भी होना चाहिए कि इस तरह के कैंप वहाँ पर ऑर्गेनाइज हों। और एक समय ये था कि हम जब स्कूल कॉलेजों में देखते थे फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पर रहते थे, छोटी मोटी चोट आई और फिर उसका इलाज वहाँ पर मिल जाता था। लेकिन अब बदलते परिवेश में क्या इस तरह कि कैंप की आवश्यकता स्कूल कॉलेज में है, प्रोवाइड होना चाहिए कि नहीं? अब जब चीज़ें बढ़ रही हैं तो अगर पहले से सतर्कता रख ली जाए, पहले से हम अवेयर हो जाएं, तो इस तरह की चीज़ों से हम बचा जा सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे लगता है कि एक कम से कम एक नॉर्मल एक ऑस्कल्टेटरी इवेल्युएशन, एक स्टैथो लगा के देखने से और एक ईसीजी कराने से मुझे लगता नहीं कि ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और एक बहुत सिंपल कैंप है, वो शायद हो सकता है हम लोग किसी की लाइफ बचा पाए उससे। तो चलिए डॉक्टर शहबर खान साहब, क्या ऐसे समय में जब हम बात कर रहे हैं कि लाइफ स्टाइल चेंज है या तमाम सारी जो चीज़ें हैं, क्या किस तरह से अब जीवन होना चाहिए, चाहे वो बच्चों का हो, खासतौर हम बच्चों की बात करेंगे क्योंकि बच्चों में इस तरह के केसेस आ रहे हैं। ठीक है सर, जिस तरह से कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि 40+ के बाद कहीं ना कहीं तमाम सारे चेकअप हैं, रूटीन चेकअप होना चाहिए, लेकिन किस तरह से अब जीवन जो दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, किस तरह से रखी जाए कि इस तरह से मामलों से बचा जा सके? सर लाइफ स्टाइल इज द सोल मैनेजमेंट ऑफ एनी डिजीज सर। अगर हम सिर्फ लाइफ स्टाइल को ही अगर मैनेज करते हैं ठीक से, तो हम कई सारी डिजीज को जो हमारे इनिशियल 40s में आती हैं वो हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि वो 50-60s में आए हैं हमारे पास।
जैसे हम पहले देखते हैं हमारे जो पेरेंट्स थे सर, वो 60-70 एज में भी आके नाउ ही इज ऑल फिट, नो डायबिटीज, नो हाइपरटेंशन। तो लाइफस्टाइल चेंज करने से सर हमें डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। हमें एक नियमित मात्रा में सिटिंग होना चाहिए सर। अननेसेसरी 6 आवर्स 7 आवर्स कोचिंग को हमको अवॉइड करना चाहिए सर। हमें हमारे जो बच्चे हैं सर उनको टाइम देना चाहिए कि वो अपना प्लेग्राउंड में वक्त बिता पाएं सर। और जंक फूड को हमको अवॉइड करना चाहिए। हमें जो भी हमारे इंडोर गेम्स हैं या जो आजकल यूज करते हैं बच्चे, मोबाइल लैपटॉप, सिर्फ हमको उसका लिमिटेड यूज करना चाहिए। और हमें प्लेग्राउंड के लिए समय देना चाहिए था। पर्टिकुलरली जो यंग एज चिल्ड्रंस हैं सर, उनको हमें बाहर जाने के लिए प्रमोट भी करना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए कि इतना कि वो अपना जो समय है वो प्लेग्राउंड में निकाल पाएँ। चलिए डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एक बड़ा फैक्टर ये भी माना जाता है, जब हम खान पान की बात करते हैं, एक नींद भी बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक पर्याप्त नींद जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। इतना वर्क है, इतना लोड बच्चों में है, इतनी पढ़ाई का बोझ है, कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर है सर? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन नींद जो होती है आपकी, कम से कम जो आपके लिए एडिक्वेट है, किसी के लिए 8 घंटे इंपॉर्टेंट है, शायद किसी के लिए 10 घंटे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ग्रोइंग एज में आपको एक प्रॉपर नींद की जरूरत होती है। बाद में भी आपको रिलैक्स होने के लिए प्रॉपर नींद की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को आप जितना भी पढ़ने के लिए बोले या ऐसी चीज के लिए बोले, यूजुअली आजकल नींद डिस्टर्ब होती है बच्चों की मोबाइल वगैरह यूज करने से। पढ़ भी लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे, लेकिन सोने के बजाय वो अपने थोड़ी देर मोबाइल रन कर लेते हैं। अक्सर इस चक्कर में नींद डिस्टर्ब होती है। कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि अब कैसे, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, किस तरह से अपने आप को बेहतर रख सकते हो, किस तरह का अगर इंडिकेशन मिल रहा है तो कैसे अवेयर हो जाए, कैसे सतर्क हो जाए? सबसे पहले तो एक जो नॉर्मल जैसे है, जैसे डॉक्टर शावर ने भी बोला कि आपको लाइफस्टाइल अपनी मेंटेन रखना चाहिए और खाने पीने का आपको ध्यान रखना है। आपको जो है, हम लोग लकी हैं, हम लोगों के पास सरसों का तेल होता है। सरसों का तेल वन ऑफ द बेस्ट ऑयल दैट इज देयर, जो हमारे एमपी में चलता है। तो आई थिंक एक ये चीज हो गई। और आपका जो ऑयल वगैरह रीयूज करने का है, कम से कम करना चाहिए, कम ऑयल यूज करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी आपको थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए। रेदर प्रोटीन, फ्रेश फ्रूट, ये सब चीजें ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, जिसमें नेचुरल विटामिन होते हैं। जो हम लोग टैबलेट के फॉर्म में विटामिन लेते हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं होते, जो नेचुरल होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। और प्रॉपर सोना चाहिए, अच्छे से नींद लेना चाहिए अपना, कि ताकि आप स्ट्रेस फ्री हो सकें, आप नॉर्मल अपना काम कर सकें। बीपी आपका अपने आप, अगर आप सोएंगे प्रॉपर तो आपका बीपी आपका कम रहेगा, दिन में आपको कम नींद आएगी। कई बार ये होता है, उसमें स्लीप एपनिया बोलते हैं उसको, रात को स्लीप एपनिया होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए अगर आपको नींद दिन में ज्यादा आ रही हो। चेस्ट पेन कभी भी आपको होता है, एक्सर्शनल सिम्टम होते हैं, चलने फिरने में सांस फूलती है, चलने फिरने में आपको लगता है कि कल मैं 3 किलोमीटर आराम से चलता था, अब मुझे 2.5 किलोमीटर में थकावट ज्यादा होती है, या सांस ज्यादा फूलती है, या फिर मुझे कभी चक्कर आते हैं अचानक से जो मुझे पहले नहीं थे। कुछ भी सिम्टम में चेंज होता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि इवैल्यूएशन कराना चाहिए। बेहतर बात डॉक्टर कृष्णा श्रीवास्तव जी और डॉक्टर शावर खान साहब। और जिस तरह से मुझे लगता है कि जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और जो हमारा डिस्कशन हुआ, मकसद यही है कि इसको सुनकर, इसको देखकर लोग अवेयर हों और कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पर चिंताजनक है और इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, लाइफ स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। तभी हम इस तरह के जो मामले हैं वो रोक सकते हैं। दोनों मेहमानों का, कृष्णा जी आपका और डॉक्टर शावर साहब आपका, दोनों मेहमानों को स्वागत, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं, चाहे हार्ट अटैक के हों, चाहे हृदय गति रुकने को लेकर हो, और जिस तरह से दिल दगा दे रहा है अचानक, कैसे इसको रोका जा सके, शायद मुझे लगता है इस जानकारी के बाद, इस एनालिसिस के बाद, इस विश्लेषण के बाद जो चीज़ें हैं लोग समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे। आई इंडिया एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।